ओके, तो आज मैं आ गया हूँ आपके लिए लेके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। आज आपको आईएमपी का पूरा साइंस आईएमपी दे दूंगा, और इस आईएमपी को अगर आप लगा डालते हो तो फिर लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, अपन जो है आईएमपी करेंगे साइंस के आईएमपी, वो भी सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज। सबसे पहले सबको जो हार्ड लगता है यानी कि अपना जो फिजिक्स है रे, तो फिजिक्स ये ना हुआ, फिजिक्स की आईएमपी लेके आएंगे और देखते हैं कि इसके क्या आईएमपी हो सकते हैं। तो फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 to 12 और एनवायरनमेंट में भी इसको इंक्लूड करा गया है। चले इसको वन बाय वन शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस। और अगर आज तक अपना कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर ये आईएमपी कर लेते हैं तो 60 से अप मार्क जाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो क्या कहता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये लोग। अगर गुड स्कोर चाहते हो फिर आप इस क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, जो करे अच्छे मार्क्स से प्यार वो कैसे करे, मयूर सर की आईएमपी को इनकार। चले शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, उतना टाइम है नहीं बोर्ड में। पहले ही आता अपना चैप्टर 9। चैप्टर 9 में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सेक्शन बी। देखो सेक्शन ए की कोई आईएमपी नहीं होती है, वो तो बस रैंडमली आ जाता। सेक्शन बी, सी और डी सबकी आईएमपी दूंगा। शुरुआत करते हैं बी से। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आईएमपी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। अगर ये नहीं पूछेगा तो और क्या पूछेगा? ये तो उसको पूछना ही पड़ेगा। अगर सेक्शन बी में नहीं पूछा, अगर सेक्शन बी में नहीं पूछता है तो कहीं ना कहीं सेक्शन ए में पूछ लेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, सीधा देखो ये आईएमपी का मतलब ये नहीं है कि सीधा डिट्टो यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा। जैसे कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऐसा न भी पूछे तो सीधा वो इक्वेशन दे देगा कि थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। बताओ ये इक्वेशन किसका है? तो आपको बोल देंगे कि ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि नहीं? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे बेटे लोग, तो आप जरा से करता जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये हो गया, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शंस क्या है? तो बाउंसिंग बैक, ठीक है, इट इज अ फिनोमिना। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ तो यहाँ लिख दिया गया। दूसरा है कि इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल लाइन लाई इन अ सेम प्लेन। ये हो गया दूसरा लॉ। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कराने नहीं आया, तो जल्दी जाएंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ये जरूर आएगा ये क्वेश्चन कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है, बताइए उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो आप सभी को पता है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रिवाइज करा दूं। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। पहली कैरेक्टरिस्टिक इक्वल साइज, इक्वल साइज। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक लेटरल इन्वर्सन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक far behind as object in front of mirror। और लास्ट वाला प्रॉपर्टी है बेटा अपना कि ये होगा वर्चुअल और इरेक्ट। ये चार ही तो प्रॉपर्टी है। चार प्रॉपर्टी अगर आपने कर ली तो काम खत्म है बेटे लोग आपके हैं। इतना आसान क्वेश्चन आपको ये सेक्शन बी में पूछेगा। कोई कहता है कि नहीं ये नहीं पूछेगा, ये ही पूछेगा भाई, ये नहीं पूछेगा तो और क्या पूछेगा बताओ? बार कह रहा हूं, राइट द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, या ये ना आए तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई साहब फलाना भाई रमजू भाई है, उसने अपनी हेडलाइट में कॉनकेव मिरर लगा रखा है, बताओ क्यों? तो ये भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से ट्विस्टेड होगा, लेकिन यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर के रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द रियर व्यू मिरर। ये आएगा, देखो ये ट्विस्ट हो भी सकता है। ठीक है, कि व्हाई वी यूज्ड अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर, है भी हो सकता है, तो आपको रीजन देना पड़ेगा। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल, व्हाई दिस मिरर इज यूज्ड एज द साइड मिरर
सपोर्ट योर आंसर। सपोर्ट योर आंसर का मतलब होएगा कि रीजन बताओ कि मिरर साइड व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं, कॉनकेव क्यों नहीं। अंडरस्टैंड है? तो इसको एक बार कर लीजिएगा। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? राइट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, और इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्नेल्स लॉ क्या है। तो ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको ऐसे ही पूछा जाता है कि स्नेल लॉ, स्नेल्स लॉ। उल्टे हाथ से लिख रहा थोड़ा था, लेकिन स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लॉ, ये दोनों एक ही है। अच्छे से करिएगा, ये आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश, इसके जगह को और कोई भी नाम हो सकता है। सुरेश गेट्स हिज आई चेक्ड। सुरेश अपनी आंखें चेक कराने जाता है, डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई साहब आपको ना +4 डायोप्टर वाला लेंस आपको यूज करना है। व्हाट टाइप ऑफ लेंस ही वियर? कैसा लेंस उसको यूज करना चाहिए? तो प्लस है, तो प्लस है का मतलब क्या हुआ? ऑलवेज याद रखिएगा, प्लस यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज करने को बोल रहा है। व्हाट टाइप ऑफ लेंस शुड ही वियर? तो एक आंसर तो ये है कि कॉन्वेक्स, एक मार्क मिल गया। ऑल्सो फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो जब डायोप्टर आपको दिया गया है, फोकल लेंथ फाइंड करने को बोला गया है। पावर का फॉर्मूला है बेटे लोग 1/f। फोकल लेंथ फाइंड करना, f ऊपर आ जाएगा, p नीचे चला जाएगा। लो, तो f = 1/4। डिवाइड कर लेंगे आप इसको आराम से, तो आंसर आएगा 0.25। और फोकल लेंथ ऑलवेज मीटर में, कभी ना भूलिएगा। ये हो गया। इतना आसान क्वेश्चन आपको लगाना पड़ेगा। ये थी कुछ आईएमपी चैप्टर नंबर 9 की। आगे बढ़ते, अभी खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट और भी सारे थोड़े से क्वेश्चन है। राइट द डेफिनेशन ऑफ द पावर ऑफ लेंस। ये पूछेगा पावर ऑफ लेंस के रिलेटेड, या तो वो सम आया था वैसा सम आएगा 2 मार्क का, या तो ये पूछेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पावर ऑफ द लेंस, स्टेट इट्स ऐसा यूनिट। पावर का ऐसा यूनिट बताओ। तो आप जानते हैं पावर का ऐसा यूनिट डायोप्टर है। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस कैसे मेजर करा जाता है, उसका इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ। बच्चों को आता नहीं है, इसका नाम है लेंसोमीटर। क्या नाम है? लेंसोमीटर नाम है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चंस का आने की संभावना बहुत है। लेंसोमीटर नया नया आया, अगले साल पे कभी नहीं पूछा जाता था, इस साल से पूछेगा ऐसा लग रहा। फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हो, जल्दी जल्दी निपटाते इसको। फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की पावर फाइंड करो ऑफ द फोकल लेंथ 2 मीटर। देखो, इस तरीके का पावर फाइंड करो, फोकल लेंथ फाइंड करो, ऐसा कोई ना कोई सम होगा होगा होगा। 2 मार्क का सम है, आसान से होगा। अभी मैंने आपको करा था, ये आपको इसी फॉर्मूला से करना है, P = 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितना दिया गया है? 2 मीटर, तो 1/2। 1/2 यानी 0.5। और पावर है तो पीछे क्या आएगा? डायोप्टर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे सम आराम से निकाल सकते हो आप। इसके रिलेटेड सम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द साइंटिफिक रीजन इन अ हेडलाइट एंड द टॉर्च। देखो ये आ गया ना, मैंने अभी अभी आगे आपको बोला था, ऐसा भी पूछ सकता है कि हेडलाइट में और टॉर्च में आप कॉनकेव मिरर ही क्यों यूज करते हो और कोई यूज क्यों नहीं करते हो? क्योंकि हेडलाइट और टॉर्च में अपने को दूर का देखना होता है, और दूर का देखने के लिए लाइट का दूर जाना बहुत जरूरी है। और कॉनकेव मिरर जो है वो क्या बना के देता है आपको? कहता है वो तो बीम ऑफ लाइट। क्या बनाता है? बीम ऑफ पैरेलल लाइट। बीम ऑफ पैरेलल लाइट जो कि दूर तक ट्रैवल करके जाएगी और आपको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी दिखा देगी, इसीलिए इसका यूज होता है। बस एक ही लाइन का आंसर है, बिकॉज concave mirror produce beam of light and with the beam of light we can see the distinct object। ठीक है, दूर का भी ऑब्जेक्ट जो है हम देख सकते हैं, यही तो इसका आंसर। और क्या है नया इसमें? नेक्स्ट है गिव द डिफरेंस 1। ओहो, ये क्या लिख दिया गया? गिव द डिफरेंस 1 कैमरा एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये यहाँ पे ये नहीं होगा। गिव द डिफरेंस कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, इस तरीके से होगा। ये थोड़ा सा यहाँ करेक्शन डालना बेटा।
गिव द डिफरेंस कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का डिफरेंस आपको देना है। याद रखिएगा कॉनकेव मिरर कैसा, तो ऑलवेज, ऑलवेज तो नहीं कर सकते लेकिन मोस्ट ऑफ कैसा इमेज बनाएगा, रियल। और भाई साहब कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज कैसा बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। ठीक है, यहाँ इमेज की साइज बदलती रहती है, ये एनलार्ज इमेज भी बना सकता है, और भाई साहब तो ऑलवेज कैसा इमेज बना रहा, स्मॉल इमेज बना रहा। तो ये दो डिफरेंस हो गए। दूसरा ये भी कह सकते हो कि कॉन्वेक्स मिरर कर्व आउटसाइड, कॉनकेव मिरर कर्व इनसाइड। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। ठीक है, सबके आंसर बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, जल्दी से शॉर्ट में निपटाना है। आगे बढ़ता हूँ। गिव द डिफरेंस कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस, ये भी आ सकता है। अगर ये नहीं आया तो ये आ जाएगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर कॉनकेव लेंस नहीं आया तो मिरर आएगा, मिरर नहीं आया तो लेंस आएगा। बस इतने क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन आपने कर दिए। सेक्शन बी चैप्टर 9 फिजिक्स में इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी ना जाएगा। ठीक है, कुछ भी ना जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 9 खत्म करा, अब चैप्टर 10 की आईएमपी को देख लेते हैं। चैप्टर 10 कुछ खास नहीं है इसका, लेकिन जो भी खास है वो मैं लेके आ गया। इसके बाहर का क्वेश्चन हो तो दाढ़ी निकाल दूंगा रे। ठीक है, हाँ ये मेरा वैसे डायलॉग है, लेकिन ऐसा मत करना। चैप्टर 10 अब इसके आईएमपी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ड्रॉ द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन साइज आएगा ही। ड्रॉ द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई ऐसा आएगा। इस या तो आईज ड्रॉ करके 4 एरो लगा के दिया होगा, इस 4 पार्ट्स का नाम बता दो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा, लेकिन होगा जरूर। तो ह्यूमन साइज एंड लेबल इट, लेबल तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ड्रॉ करके छोड़ दिया। ड्रॉ करने का 1 मार्क, लेबल लगाने का 1 मार्क होगा बेटा। ड्रॉ द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन साइज एंड लेबल इट, ये पहला क्वेश्चन हमारा है, याद करके ड्रॉ करके कर दीजिएगा। व्हाट इज द मोस्ट टाइम क्वेश्चन ये भी है, what is the accommodation power of the human eye? What is the near point and far point of the human eyes? Accommodations power क्या होता है, far point क्या है, near point क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो accommodation power यानी कि change in focal length। ठीक है, कि अपना human eyes जो है, अपना लेंस जो है, उसका focal length कितनी तरीके से बदल सकता है, कितनी हद तक बदल सकता है, इसको बोलते हैं accommodation power। फार पॉइंट कितना है वो आप जानते हैं कि वो फार पॉइंट तो इनफाइनाइट नाइट्स है, और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है। याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर है, मीटर में मत चले जाएगा, कंफ्यूज ऐसे ही करेगा। सेंटीमीटर को मीटर में देगा, मीटर को सेंटीमीटर में देगा, और क्या नया। और याद रखे जो कोई भी कुछ भी पूछेगा टेक्स्ट बुक का पूछेगा, टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ नहीं आएगा। तो बड़े बड़े रेफरेंस बुक लेके पढ़ने की कोशिश न करें। यहाँ जो दिया जा रहा बिल्कुल इसको रट ले, इसके बाहर न जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गिव द 2 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन नियर साइटनेस एंड फार साइटनेस। तो ये नियर साइटनेस वाला और फार साइटनेस वाला वो क्वेश्चन आपको करना ही है, क्योंकि सेक्शन ये तो बी की बात हो रही है, लेकिन सेक्शन सी में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया वगैरह पूछने वाला है। सेक्शन सी का आईएमपी दूंगा तो बताऊंगा। तो आपको ये नियर साइटनेस और फार साइटनेस के 2 पॉइंट डिफरेंस करने ही है। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डेफिनेशन है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अरे रोकना थोड़ा गलता, काटा मत करो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हो भाई साहब, ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऊपर होएगा किसी मीडियम का इंडेक्स, तो इंडेक्स स्पीड इन मीडियम डिवाइड बाय स्पीड इन। तो जब कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टॉप करो रे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट इट्स फॉर्मूला। ये आएगा, जरूर आएगा। व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, राइट 2 फिनोमिना बेस्ड ऑन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस क्या है और उसके आधार पे कौन कौन सी फिनोमिना बनती है, ये आपको लिखना ही होगा। ठीक है, व्हाई डू प्लैनेट नॉट ट्विंकल, तो ये भी पूछेगा कि स्टार ट्विंकल बट प्लैनेट डू नॉट।
एक्सप्लेन व्हाई डू नॉट प्लैनेट ट्विंकल्स। ये रीजन में पूछता है, बार बार पूछता है। लास्ट ईयर से नहीं पूछा जा रहा ये क्वेश्चन, लेकिन इस साल आएगा, जरूर आएगा। तो इस था चैप्टर नंबर 10। देखते हैं आगे उसकी कोई एमपी है क्या। चैप्टर नंबर 11, इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जरा सा। मोस्ट एमपी क्वेश्चन, इसके बार कुछ ना जाएगा। स्टेट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड डिफाइन इट्स यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन, उसका यूनिट, इंस्ट्रूमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट से वो मेजर करा जाता है, और बस इतना, तीन ही तो क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और इसका यूनिट है एम्पियर, उसको ए मीटर से मेजर करा जाता है, ए उसका सिंबल है। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा एडवांस और लिखे तो भी क्या जाता है, आई इज इक्वल टू, ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और ये फॉर्मूला लिख देंगे। उसके बाद जो है चेकर साहब के फाइन या तो ज्यादा चेक नहीं करेगा, उसको पता चल जाएगा भाई साहब को आता है। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके से फॉर्मूला आते हैं ना तो पहले लिखिएगा, एंड में नहीं, शुरुआत में। क्वेश्चन की शुरुआत ही फॉर्मूला से करिएगा। ठीक है, और फिर क्वेश्चन ऐसे लिख दिया, मान लो कि इलेक्ट्रिक करंट पूछा गया, आपको ज्यादा कुछ नहीं आता लेकिन फॉर्मूला आता है, लिखो फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखा गया है आई क्यू टी। ठीक है, वैसे मैं नहीं हूं, लेकिन आई क्यू टी। फर्स्ट साइड में लिखो आई इज इक्वल टू करंट, क्यू इज इक्वल टू चार्ज, टी इज इक्वल टू टाइम, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा फॉर्मूला भी डिस्क्राइब कर दोगे ना तो फिर आगे थोड़ा राइटिंग में थोड़ा उधर उधर होगा ना, चल जाएगा, डोंट वरी, लेकिन सजा के लिखिएगा जो भी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ ईच, नेम एंड डिफाइन द ऐसा यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस का पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसका यूनिट क्या है, उसको कैसे मेजर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखो। तो ये दो मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, इसमें से कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ। ठीक है, या तो सेक्शन ए में कुछ मिल जाएगा आपको, सेक्शन बी में कुछ मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ सर्किट। ठीक है, तो व्हाट इज अ सर्किट, तो ये सर्किट क्या होता है, तो आप जानते हो कि सर्किट इज अ डिफाइनाइट पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन विच इट कैन फ्लो। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का एक डायग्राम ड्रॉ करिए, कंप्राइजिंग, और उसमें क्या क्या होना चाहिए, एक बैटरी होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रिक बल्ब होना चाहिए, ओके, एक स्विच होनी चाहिए। स्विच कैसी दिखानी है, क्लोज दिखानी है, याद रहे यहाँ लिखा गया पर्टिकुलर लिखा है क्लोज, तो क्लोज वाली स्विच दिखाना। एंड शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बल्ब लेना है आपको, बैटरी लेनी है, ये आपने बैटरी ले ली, बड़े वाले को प्लस बोलेंगे, छोटे वाले को माइनस। ये आपने वायर ले लिया, ये आपने बल्ब ले लिया, ये हमने स्विच ले ली, करेक्शन सॉरी डायरेक्शन लिखा दो करंट का, तो ये हो गया डायरेक्शन, दैट्स इट। नाम लिख देना, नाम लिखने की जरूरत वैसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी कि बैटरी है, क्लोज स्विच है, और अपना बल्ब है, लिख दो। ठीक है, जरूरत नहीं है लेकिन लिखोगे तो क्या जाता है आपका। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा समय बर्बाद होगा लेकिन अच्छा लगेगा, पेपर चेकर को मजा आएगा, इंप्रेस हो जाएगा। रे समझे क्या। खैर 3 क्वेश्चन है आगे। सर बस 3 ही है, नहीं नहीं भाई रुक जा थोड़ा, और भी है आगे। चैप्टर नंबर 11 कंटिन्यू है। स्टेट ओहम्स लॉ, डिराइव इट्स फॉर्मूला। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ओहम्स लॉ क्या है और उसकी फॉर्मूला लिखो। नेक्स्ट है, सिंबल ऑफ सम कंपोनेंट आर गिवन बिलो, राइट इट्स नेम। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो सिंबल वाला टेबल है वो पूरा टेबल आपको लर्न कर लेना है, उसमें से कोई 2 या 4 सिंबल पूछेगा कि बैटरी का सिंबल बताओ, बल्ब का सिंबल बताओ, रजिस्टर का सिंबल बताओ, क्लोज की, ओपन की सिंबल बताओ। तो सिंबल लर्न करने ही पड़ेंगे आपको, वो सिंबल लिख भी दिया है, ऑल सिंबल हैव टू बी लर्न। ठीक है, सारे के सारे सिंबल आपको लर्न करने पड़ेंगे, उसमें से कोई 4 सिंबल आपको पूछ लेगा ये, अगर मजा आया तो। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस के ऊपर कौन कौन फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो पहला है लेंथ, नेक्स्ट है एरिया, और थर्ड है मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक।
तो ये तीनों आपको लिखना है और फिर ओहम्स का लॉ भी लिख देना है, तो और भी अच्छा लग जाएगा भाई साहब हैं। हाँ, तो हमने लिखना है कि भाई ये लेंथ पे डिपेंड करता है, ये एरिया पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। फिर हमने लिख दिया ऐसा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई, तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, डिस्क्राइब कर दो कि ये लेंथ है, एरिया है, ये रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी यानी नेचर ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी यानी नेचर ऑफ मटेरियल, तो ये ऐसा लिख दो और भी बड़ा मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? आएगा आएगा आएगा, जरूर आएगा ये। व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? स्टेट द वेरियस प्रैक्टिकल यूज, कहाँ यूज करते हैं ऑफ द हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन एवरीडे ऑफ लाइफ। तो मिनिमम आपको जितने भी आए उतने लिखने, लेकिन मिनिमम 4 एग्जांपल जरूर लिखना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आयरन हो गया, हीटर हो गया, गीजर हो गया, इलेक्ट्रिक स्टोव हो गया, तो इस तरीके से 4 मिनिमम आपको 4 लिखने। फ्यूज हो गया, लो 4 तो मैं यही बोल गया हूँ तो 4 तो एग्जांपल लिखने ही है। 2 एग्जांपल लिखोगे 1 मार्क देगा, 4 एग्जांपल लिखोगे और 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ डेफिनेशन भी दिया है तो डेफिनेशन का 1 मार्क होगा, एग्जांपल का 1 मार्क होगा, तो 4 मिनिमम लिखिएगा, कोई दिक्कत ना। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 11 की आईएमपी। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं और ये आ गया। ठीक है, चलिए, हाउ मच, चैप्टर नंबर 11 कंटिन्यू, अभी खत्म नहीं हुआ। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस द 2 पॉइंट्स हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। इस तरीके का एक छोटा सा सम आपको जरूर पूछेगा ये। ठीक है, इस तरीके का छोटा सा सम जरूर पूछेगा कि भाई साहब कितना वर्क करना पड़ेगा अगर 2 कूलम्स को 12 वोल्ट की बैटरी में इधर से उधर ले जाना है। ऐसा सम आएगा, छोटा छोटा मीठा मीठा करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे सम कर लो, इसमें इससे ही आंसर होंगे। या तो एम्पियर फाइंड करो, वोल्टेज फाइंड करो, रेजिस्टेंस फाइंड करो, 2 वैल्यू दी होंगी, तीसरी वैल्यू फाइंड करनी होगी, एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया और आंसर आ जाता है। व्हाट इज द हाईएस्ट, बी the lowest total resistance that can be secured by the combination of the 4 coils of the resistance 4, 8, 12 for 24 ohm। इस तरीके का सम आएगा। हाईएस्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो जब भी याद रखिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो सीरीज में लगाओ, और जब आपको लोवेस्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो जितने भी रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं उसको पैरेलल में लगाओ। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट क्या होगा, तो हाईएस्ट तो सीधा सीधा मिल जाएगा 4 + 8 + 12 + 24। लोवेस्ट क्या होगा, तो लोवेस्ट के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगता है भैया, वैल्यू रख दो R1 की, R2, R3 और R4। उसके बाद तो मैथ से आप सम कर लोगे और इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे सम आएंगे और आने ही चाहिए, क्यों ना आए। छोटा सा सम एक और हो गया, एक छोटा सा सम ये हो गया, ऐसे छोटे छोटे सम आएंगे। याद रखें, हार्ड एंड फास्ट ऑफ सम सेक्शन बी में नहीं आते, छोटे छोटे 3 से 4 स्टेप में आंसर आने वाले सम आएंगे ही। इस तरीके के सम जरूर लगा लेना बेटे लोग। और चैप्टर नंबर 12 पे चले जाते हैं, लास्ट चैप्टर हमारा, और आज का फिजिक्स का और एनवायरनमेंट का हमारा आईएमपी यहीं पे खत्म होगा। चैप्टर नंबर 12, ओके 12 लास्ट है बट नॉट लीस्ट, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्या कहता है चैप्टर नंबर 12, मैग्नेट और ओस्टेड से जुड़ा हुआ है। चलिए देख लेते हैं। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन पहला ही लगा रखा हूं मैं कि व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द मैग्नेटिक बार। मैग्नेट बार, तो एक मैग्नेट बार लीजिएगा और उसके अराउंड देखो, अपने को आर्टिस्ट नहीं बनना, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कचरा करना है। ठीक है, हाँ, आराम से फर्स्ट क्लास वाली लाइन ड्रॉ करनी है। देखो, वाह, उतना गंदा आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्या हुआ, कट कर दे, ऐसा होता। लास्ट चैप्टर है और चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 IMP questions. What are the magnetic field lines and draw the magnetic field lines around a magnet bar. IMP question, most IMP question आएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है
मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। अच्छा सा सिस्टमेटिक ड्रॉ करना, न आर्टिस्ट बनना, न कचरा करना, याद रहे मेरी बात। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक, ये दूसरा एमपी क्वेश्चन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के एसोसिएटेड है, तो स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक लिखो। आएगा मोस्ट टाइम पे, आएगा ही आएगा, क्यों ना आए। इस चैप्टर से और क्या ही क्वेश्चन निकाल सकते हो आप, इसको ही लेना पड़ेगा। ऑन व्हाट फैक्टर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऑन व्हाट फैक्टर डज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द कोइल डिपेंड। कोइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो कहता है वो तो डिपेंड करता है 3 फैक्टर के ऊपर। पहला है नंबर ऑफ कोइल, सेकंड है स्ट्रेंथ ऑफ करंट, नंबर ऑफ कोइल, स्ट्रेंथ ऑफ करंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम कोइल। इस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि नंबर ऑफ कोइल्स कितनी है, करंट कितना स्ट्रॉन्ग लिया है आपने, और आप कोइल से कितना दूर हो। जितना कोइल से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, जितना कोइल के नजदीक आओगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। What precaution should be taken to avoid overloading or of the domestic electric circuit? आएगा ही आएगा, जरूर आएगा। What precaution, ठीक है, या तो वो ना आए कि प्रिकॉशन क्या लेना, तो ये आ जाएगा व्हाट इज ओवरलोडिंग, ठीक है, हाउ इट कैन बी क्योर्ड, ओवरलोडिंग क्या है, उससे कैसे बचा जा सकता है। तो इससे ऐसे जुदे जुदे अलग अलग क्वेश्चंस आप ला सकते हैं। कोई अगर क्वेश्चन बच गया है क्या, देख लेते हैं इसको, और क्या नहीं है, कुछ तो है, आएगा तो कुछ नीचे, लेकिन अभी दिख नहीं रहा। चलिए खैर, ये जो यहाँ पर पीपीटी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, फ्री है आपके लिए, डाउनलोड करो। बट सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करते जाएगा। पहला वीडियो है, हो सकता है कुछ गलतियां हुई हो, लेकिन हम इसको बेटर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आईएमपी का महाबॉम्ब ऐसे ही आता रहेगा। फिजिक्स की आईएमपी आ गई है सेक्शन बी की, फिजिक्स की हो गई, अब केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बारी है सेक्शन बी की, और फिर आएगा सेक्शन सी और डी, उसकी भी आईएमपी मैं जल्द ही लाऊंगा आपको। 2-3 दिनों में सब आईएमपी आपके घर तक पहुंचेगी। जुड़े रहे हमारे साथ, थैंक यू।